आइए सर स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म का रिवीजन। ऑडियो रिवीजन आपने कर लिया होगा उम्मीद करता हूं, और बिना ऑडियो रिवीजन आप मत देखिएगा वीडियो रिवीजन को, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिन ऑडियो रिवीजन सब सुन, ठीक है। तो ऑडियो रिवीजन अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा। सर आते हैं सीधे क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। ऑडियो रिवीजन में सारी थ्योरी रिवाइज कराई गई है। सर क्वेश्चन से स्टार्ट लेते हैं। सर ये रहा पहला क्वेश्चन मैग्नेटिज्म का। ये रहिए सर फर्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, डाटा नोट करिए, फटाफट सॉल्व करते हैं। सब सॉल्व है, देख लिया आपने? पॉज करके सॉल्व करिएगा, जिसका हो जाए बहुत बढ़िया। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सर ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। 10⁻28 एटम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। पहले की ससेप्टिबिलिटी 2.8 10⁻⁴, टेम्परेचर है 350। दूसरे की पूछी गई है टेम्परेचर 300 पर, ठीक। इन्वर्सली है तो ससेप्टिबिलिटी 1/ससेप्टिबिलिटी 2, T2/T1 होगा। वैल्यू पुट कर दी है ससेप्टिबिलिटी 1 की 2.8 10⁻⁴ अपॉन ससेप्टिबिलिटी ऑफ 2 300/350 करा। कैंसिल कर देंगे, 6/7 आ जाएगा। 5 से काट देंगे, इसको इधर ले जाएंगे, बाकी सारे टर्म एक तरफ ले जाएंगे। आंसर 3.26 10⁻⁴। इस ऑप्शन में आंसर बहुत क्लोज दिए हुए हैं, इसलिए इसको जरा कायदे से सॉल्व करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आइए सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं। दीजिए सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा। ये रहा। ए मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस। पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। नॉन यूनिफॉर्म में अगर कभी भी रखते हैं तो फोर्स तो हमेशा प्रेजेंट होता है। यूनिफॉर्म में फोर्स कितना होता है? 0 नेट। टॉर्क मे बी मे नॉट बी, लेकिन इसके अगर ऑप्शन इस क्वेश्चन के पढ़े जाएं तो उसमें मे नॉट बी का टॉर्क के साथ का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो फोर्स भी 0 नहीं होगा और टॉर्क भी 0 नहीं होगा, ठीक है। फोर्स एंड टॉर्क दोनों, ठीक। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन को पढ़े। पार्टिकल हैविंग द सेम चार्ज, चार्ज सेम है, पहले तो अंडरलाइन मारे यहाँ पर। एज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ of radius 0.5 centimeter under influence of magnetic field 0.5 T Tesla. If the electrical field of 100 volt per meter make it to move in a straight line. पहले वो सर्कल में घूम रहा है भैया, मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घुमाती है। उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी लगा देते हैं तो फिर वो स्ट्रेट लाइन में घुमा रही है, स्ट्रेट लाइन में चला रही है। मास ऑफ द पार्टिकल पूछा है। बाबू क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ रहा है स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो गए हैं। देखो तभी तो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, वरना पहले सर्किल में घूम रहा था। बोलो भाई, ठीक है। अब कुछ रह ही नहीं गया, सर स्ट्रेट लाइन पाथ में चलेगा। गौर करिएगा सर। मैग्नेटिक फील्ड होगी, रेडियस 0.5 10⁻12 दिया है, बी की वैल्यू 0.5 T दी है, रेडियस कितनी होगी? mv/qb, mv/qb। रेड वाला बाद में देखेंगे। फिर जब इसका मतलब दोनों फील्ड आ गई, बोथ फील्ड, जब दोनों फील्ड आ जाएंगी तो इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल QE होता है, मैग्नेटिक QV भी होता है, दोनों आपस में बैलेंस हो जाएंगे। तो V की वैल्यू कितनी यहाँ से निकाल पाओगे? E/B आ जाएगा। E की वैल्यू दी है 100 वोल्ट पर मीटर और B दिया है, देखो ये 0.5, ये यहाँ रख दें 100/0.5। डिवाइड कर दोगे तो ये 200 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। बोलो बच्चा।
साहब इस वेलोसिटी की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें, तो यहाँ रख देंगे, मास वाला टर्म एक तरफ, बाकी सबको ऊपर ले जाओ, इसको क्यू भी ऊपर, वेलोसिटी नीचे। तो चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, बी की वैल्यू 0.5, रेडियस ए मीटर में बदल लेना, सेंटीमीटर में दिया वरना आंसर गलत हो जाएगा। 0.5 10⁻²/200, 2 × 10⁻24 kg आ रहा है। इसमें बच्चे गड़बड़ कहाँ करते हैं, रेडियस को कन्वर्ट नहीं करते हैं बस, और आंसर मैच भी कर जाता है वहाँ पर। तो ज़रा यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो सर, ठीक है। नोट कर लीजिए पॉज करके। सर अगला क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन सर एज इट इज आ सकते हैं। देखिए लेटेस्ट IIT में आए हुए क्वेश्चन है, सब एज इट इज आ सकते हैं, तो इधर ध्यान से पढ़ लो भैया, ठीक। अब ये क्वेश्चन तो मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, पढ़ लो पहले। सर अभी मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लेकिन वो क्लिप उड़ गई पूरी की पूरी, कार्ड फॉर्मेट हो गया पता नहीं कैसे, तो इसलिए दोबारा से फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो क्वेश्चन सब सॉल्व हैं, यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको। सर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है। सर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो करंट बता सकते हो, इधर आएगी, बोलो भाई। जिधर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है करंट। y = 0, यहाँ से ये एंटर करेगा, ठीक। आपसे पूछा जाता है कि कहाँ से निकलेगा और इसकी जो स्पीड है उसमें क्या बदलाव आएगा। मैं पहले ही बता दूं आपको, स्पीड में कोई बदलाव नहीं आने वाला। रीज़न क्या है, मैग्नेटिक फोर्स कभी भी स्पीड को नहीं बदलता। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी, याद होगा आपको। वो डायरेक्शन बदलता है, वेलोसिटी को बदलता है, बट स्पीड को कभी नहीं बदल सकता। मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट परफॉर्म द वर्क, याद है, ठीक। ऑडियो रिवीजन में सुना होगा आपने। तो जो स्पीड पहले है u वही होगी बाद में, तो कभी चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड दी किस तरफ है, अंदर की तरफ दी है, B-B0K, मैंने क्रॉस से बनाया भी है अंदर की तरफ, ठीक। अच्छा ये पार्टिकल जो एंटर किया वो निकलेगा किधर से, इधर नीचे जाके निकलेगा, नीचे जाके निकलेगा तो y निगेटिव होगा, ऊपर जाके निकलेगा तो y पॉजिटिव होगा। आइए देख लेते हैं सर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सब फोर्स निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं, FBI, फादर मदर एंड चाइल्ड। सब मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट क्या उस तरफ है, नहीं, करंट सर मेरी तरफ है, इलेक्ट्रॉन है ना, इधर गया तो करंट मेरी तरफ आएगी, घुमा दिया करंट मेरी तरफ। तो फोर्स किधर लग रहा है बताइए, नीचे लग रहा है। FBI से मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट मेरी तरफ, ये वाली उंगली मेरी तरफ, तो फोर्स वाली नीचे, यानी फोर्स नीचे लगेगा, यानी ये चार्ज पार्टिकल कहीं इधर से निकलेगा बाहर। तो बताओ ये y पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, y इज निगेटिव। क्लियर है सर। तो y <0 होगा, निगेटिव है ना, और v = u होगा, v = u, ठीक। नोट कर लीजिए सर, वो वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन पढ़िए। पढ़ लिया क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ लो। क्वेश्चन में खास बात है, दो चार्ज पार्टिकल है, इक्वल चार्ज है, पहले तो ये देखो इक्वल चार्ज है, Q सेम है। आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू अ सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बस यही खेल है यहाँ पर। सेम पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, तो वर्क डन सेम होगा, यानी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, क्योंकि याद है आपको वर्क डन = चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी कि वर्क डन सेम आएगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इस वजह से।
इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला यूज कर लें रेडियस में, R इज इक्वल टू √2mk/क्यूबी वाला, बस रेडियस का रेशियो निकालना है। काइनेटिक एनर्जी सेम, काइनेटिक एनर्जी भाई Q इंटू V, तो रेडियस R इज इक्वल टू √2mk/क्यूबी, तो R1 होगा √2m1k/क्यूबी और R2 होगा √2m2k/क्यूबी। दोनों इक्वेशन डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल, क्यूबी से क्यूबी कैंसिल, यानी कि √m1/m2, हमें m1/m2 निकालना, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो R1/R2 का होल स्क्वायर। क्लियर है सर? समझ गया भैया? इसके बाद आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन सर पढ़ लो भाई। पॉज करके बहुत आराम से पढ़ लो, ठीक है? मैं बता रहा हूं सर, देखिए एक मैग्नेटिक फील्ड है, लिखा है सेमी इनफाइनाइट। सेमी इनफाइनाइट का मतलब होता है एक तरफ ना हो और एक तरफ उसका अंत ही ना हो, उसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट। एक तरफ कुछ भी नहीं है, एक तरफ पूरा है, ठीक। जैसे सेमी इनफाइनाइट वायर होते थे ना, वही। साहब प्रोटॉन को फेंक दिया, इलेक्ट्रॉन को फेंक दिया, पक्की बात है सर्कुलर पाथ करके बाहर निकलेंगे, 100% है। ये भी बात पक्की है भैया, जितने एंगल पर फेंकोगे, कह रहे हैं परपेंडिकुलर फेंका है, ये 90 है, तो 90 पर ही बाहर आएगा। याद है ना, ये मैं बता चुका हूँ, जितने एंगल पे फेंकोगे मैग्नेटिक फील्ड से उतने एंगल पर ही बाहर आता है, ठीक। तो ये दोनों आने वाले पार्टिकल कैसे होंगे? आपस में पैरेलल होंगे, ये बात तो पक्की है। तो डी ऑप्शन सही है, आपस में कैसे होंगे? पैरेलल। अब टाइम के बारे में पूछा है, रेडियस के बारे में पूछा है, तो सर रेडियस की अगर बात करें तो प्रोटॉन की रेडियस होगी mPV/QB, मास ऑफ प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन की रेडियस होगी MEV/QB, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होता है भगवान दया से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होगी रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो रेडियस दोनों की अलग अलग होंगी। दोनों क्या सेम टाइम पे निकलेंगे कि अलग अलग टाइम पे निकलेंगे? अरे यार हम तो वैसे ही बताते हैं अलग अलग टाइम पे निकलेंगे, देख लो कैसे। T इज इक्वल टू 2πm/QB होता है, Q सेम B सेम, मासेस अलग अलग होंगे ना, तो टाइम भी अलग अलग लगेंगे। मासेस अलग अलग हैं तो टाइम भी अलग अलग होंगे, तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? B एंड D। पैरेलल निकलेंगे और अलग अलग समय पर निकलेंगे, अलग अलग टाइम पर निकलेंगे। क्लियर है भैया? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, IIT का लेटेस्ट 2019 का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है, ठीक। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। सर बहुत पुराना क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे अगर गौर करें तो इस पॉइंट पर ध्यान देना है। विदाउट चेंज इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन के बगैर वो बाहर निकल रहा है, और वेलोसिटी चेंज ना हो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब, वेलोसिटी चेंज ना हो ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब नेट फोर्स ज़ीरो हो, नेट फोर्स ज़ीरो हो। और नेट फोर्स ज़ीरो कब होगा याद है आपको? वेलोसिटी कांस्टेंट है, नेट फोर्स ज़ीरो। नेट फोर्स ज़ीरो होने की कंडीशन होगी या तो दोनों ही ना हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी ना हो और मैग्नेटिक फील्ड भी ना हो, दोनों ही ज़ीरो, या फिर अगर दोनों हो तो वो आपस में बैलेंस कर रही हूँ, दोनों हो और आपस में बैलेंस कर रही हूँ। और बैलेंस कब करती हैं?
जब वेलोसिटी की वैल्यू E बाई बी होती है और वेलोसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये याद आ गया होगा आपको, इलेक्ट्रिकल QE, मैग्नेटिक QV, QVB दोनों को मैं बराबर करके बैलेंस कर लिया तो V की वैल्यू E बाई बी आ गई थी ना, याद आया आपको? क्लियर है सर? ठीक है बच्चा। तो दो ऑप्शन सही है, या तो दोनों नहीं है या तो दोनों हो, तभी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, यानी A एंड D ऑप्शन इज करेक्ट। कोई दिक्कत? ठीक। मैंने इसी में अनडेविएट वाली सिचुएशन भी करवाई है आपको। अनडेविएट वाले में फोर्स हो सकता है, फोर्स हो सकता है, और अगर फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन के अलाउंग होनी चाहिए थी, याद आया? तो उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड की पॉसिबिलिटी थी कि ऐसा हो कि फोर्स जो लग रहा हो वो चार्ज पार्टिकल पर उसकी वेलोसिटी के अलाउंग लग रहा हो, तो हम कहते हैं अनडेविएट जाता है, याद आया? वेलोसिटी कांस्टेंट की स्ट्रिक्टली शर्त है कि फोर्स ज़ीरो हो, लेकिन अनडेविएट की शर्त है फोर्स हो सकता है, ज़ीरो हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हो तो वेलोसिटी के अलाउंग हो। याद आ गया? रिवाइज कर लीजिएगा सर, वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए सर, आराम से पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन। पढ़ लिया सर आपने पॉज करके क्वेश्चन को? चलिए सर, ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है सर, IIT 2019 का है। साहब ट्रायंगल है, ट्रायंगल के सेंटर पे पूछा है मैग्नेटिक फील्ड, साइड 1 मीटर है इसकी। सिंपल एक ट्रिक बताई थी मैंने, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A, 4n 10 पाई बाई n साइन पाई बाई n, n इज नंबर ऑफ साइड। सारी वैल्यू पुट कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 10 I 10 एम्पियर दिया है, साइड कितनी दी है 1, ठीक है। 4 इंटू 3 10 पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3, 4 इंटू 3 12 हो गया, 10 पाई बाई 3 10 60 रूट 3 हो गया, ये रूट 3 बाई 2 हो गया। 2 से ये 6 टाइम्स कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू पावर -7 होती है, रूट 3 इंटू 3 ये 3 हो गया, 3 इंटू 6 18, 18 इंटू 10 टू पावर -6 टेस्ला, या 18 माइक्रो टेस्ला, 18 माइक्रो टेस्ला होगा। क्लियर है सर? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर ये, ठीक है, एज इट इज आएगा। IIT 2019 में ये क्वेश्चन आया है। पढ़िए सर क्वेश्चन। पढ़िए सर, चलिए पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सर कहते हैं एक कॉइल है, उसको एक बार सर्कुलर लूप के फॉर्म में बना देते हैं और एक बार लूप, कई टर्न होंगे, एन टर्न कर देते हैं, एन टर्न। जब सिर्फ एक सर्कुलर फॉर्म में बदलेंगे तो लूप म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A इंटू 5 होता है, 5 2 पाई होगा, होल सर्कल के लिए याद आ गया आपको। इसमें करेंगे तो सर इसमें देखिए रेडियस कितनी हो जाएगी, मुझे लग रहा है इसमें जो रेडियस होगी वो हो जाएगी A बाई N भाई। जैसे एक सर्कल होता है, उसको 2 पार्ट में कर दो तो R बाई 2, 3 पार्ट में कर दो तो R बाई 3, और छोटा कर दो, ऐसे हो जाएगा। तो कॉइल में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A की जगह A बाई N इंटू 2 पाई, और एन टर्न कर दिए ना, ये तो एक कॉइल की वजह से है, इंटू N करना पड़ेगा।
ये वाला एन मुझे लग रहा है ऊपर चला जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, तो एन स्क्वायर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। बोलो भाई, आपको तो इतने की जगह ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए है इंटू 2 पाई, इतने की जगह ये वैल्यू पुट कर दूँ, तो बी सी इज इक्वल टू कॉइल की वजह से इज इक्वल टू एन स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप। बोलो भैया साहब, एन स्क्वायर को नीचे ले जाए क्योंकि लूप अपॉन बी सी पूछा, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में बी सी अपॉन बी एल है कि बी एल अपॉन बी सी है, ठीक है। तो बी एल अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। क्लियर है सर, समझ गए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सर। आइए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा सर। बढ़िया, टू आइडेंटिकल वायर्स ए एंड बी, समझिएगा। एक वायर है जो सर्कुलर फॉर्म में बना दिया, एल लेंथ का वायर है, और उसी वायर को स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर दिया। पहले सर्कुलर देख लेते हैं। सर्कुलर देखेंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड, ये तो टोटल लेंथ 2 पाई आर होगी, दैट इज इक्वल टू एल। तो क्या रेडियस बता पाओगे? 2 पाई को नीचे ले जाओ, एल अपॉन 2 पाई। बोलो भाई, तो बी ए दिया है इसका नाम, तो बी ए कितना आएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय आर इंटू 2 पाई। आर की जगह एल अपॉन 2 पाई भी लिख सकता हूँ मैं, तो ये एल अपॉन 2 पाई लिख दूंगा आर की जगह। तो 2 पाई ऊपर चला जाएगा, अगर ये ऊपर चला गया तो 2 टू द 4 इंटू पाई स्क्वायर, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल 4 पाई स्क्वायर आएगा। बोलो भाई, क्लियर? दूसरे वाले में अगर आप गौर करें, दूसरे वाले में गौर करें, ये देखिए मैंने स्क्वायर लूप में बना दिया इसको। एल साइड टोटल थी तो सब एल बाई 4 एल बाई 4 एल बाई 4 एल बाई 4 हो जाएंगे। बी की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए, 4 पाई 10 पाई बाई एन, सेन पाई बाई एन होता। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए की जगह एल बाई 4 लिख दूँ साइड। अरे ये एल बाई 4 ही तो है। एन साइड, नंबर ऑफ साइड 4 हो गई। 4 इंटू 4 10 पाई बाई 4 रखेंगे 45, साइन पाई बाई 4 रखेंगे 45। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 4 4 16, 10 45 1 होता है, साइन 45 1 बाई रूट 2 होता है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रूट 2 से ये मैं इसको कट कर दूंगा 2 रूट 2 बार, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल 2 रूट 2 इंटू 4 ये आ जाएगा। अब ये दोनों डिवाइड कर दिया जाए, बी ए कितना दिया है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बी कितना, ये बी वाला है, कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई एल 2 रूट 2 इंटू 16, भाई 4 चौक 16 हो गया ना। ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, 1 4 से ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 2 रूट 2 8 रूट 2 आ जाएगा, ऊपर आएगा पाई स्क्वायर, तो यानी कि पाई स्क्वायर बाई 8 रूट 2। दिस इज आंसर। साहब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, और आ भी सकता है, आएगा तो ये एज इट इज आएगा, नोट कर लीजिएगा, अभी आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है सर। ऐसा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी सर बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। देखिए आपका करा हुआ क्वेश्चन है सर, ये कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपका करा हुआ क्वेश्चन है। पढ़ लिया आपने? समझा देता हूँ आपको। सब देखिए 2 वायर है, एक ये रहा, ऐसे 2 वायर ऐसे बाहर की तरफ है,
जिनमें करंट भी बाहर की तरफ है। करंट कैसे? बाहर की तरफ। ठीक, तो मैं ऐसे तो बना नहीं पाऊंगा, तो मैंने डॉट से दिखा दिया बाहर की तरफ, डॉट से दिखा दिया बाहर की तरफ। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड पूछते हैं। सर पहले सेंटर से शुरू करें। सेंटर पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट हैंड रूल याद है आपको, करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखने का। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, बाहर रखा, बताओ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आएगी, ऊपर। और अगर इसकी वजह से देखेंगे तो बाहर अंगूठा, नीचे आएगी। तो सेंटर पे दोनों, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है, नेट कैंसिल होकर 0 होगा। पहले बताओ, सेंटर से शुरू होगा ये ग्राफ, यहाँ 0 होगी। फिर जैसे जैसे हम इधर बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ वाली मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, इसकी फील्ड बढ़ेगी, क्योंकि B इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R होता है ना, μ0/2 पाई I/R, याद है। R कम होगा, फील्ड बढ़ेगी, तो इसकी फील्ड बढ़ गई ऊपर की तरफ। और जैसे जैसे इधर आएंगे हम, इसकी फील्ड नीचे है, तो ये नीचे की तरफ बढ़ गई, इसका प्रभाव ज़्यादा होगा। पर बताइए, अंदर वाला पोर्शन समझ में आया? बाहर भी बना ले आऊँ, देखो इसकी वजह से फील्ड ऊपर होगी ना, इधर देखोगे तो इधर ऊपर आएगी ना, और इन्वर्सली में ऊपर वाले पोर्शन में बनाएगी नीचे वाले में, अरे ऊपर आएगी ना फील्ड, फील्ड ऊपर है तो ऊपर बना रहे हैं भैया। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ 1/r होता है ना। और इधर जाएंगे तो इसका प्रभाव होगा, और इसकी वजह से फील्ड किधर होगी? करंट की डायरेक्शन में अंगूठा करो, नीचे आएगी ना, नीचे आएगी, तो ये हाइपरबोलिक नीचे। आई बात समझ में? ग्राफ समझ में आया पूरा? ग्राफ क्लियर हुआ? ठीक है सर, आइए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पढ़िए सब लोग। पढ़ लिया सर? पॉज करके पढ़ लीजिएगा। देखिए, सर आपको याद होगा ये लूप रखा हुआ है ABCD। साहब ये लूप वेरिएबल फील्ड में है। आप कहोगे क्यों वेरिएबल फील्ड है? याद होगा आपको, इस वायर की वजह से फील्ड होगी, आगे की तरफ जाओगे तो फील्ड लगातार कम होगी भैया, वायर से आगे बढ़ोगे तो फील्ड कम होगी, तो ये वेरिएबल फील्ड होगी भाई। हाँ, ये वायर कांस्टेंट फील्ड में है, स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इसकी दूरी हर जगह सेम है। ये टुकड़ा कांस्टेंट फील्ड में है क्योंकि दूरी इससे, लेकिन ये जो AB है ये भी वेरिएबल है, और ये जो CD टुकड़ा है ये भी वेरिएबल फील्ड में रखा है। AB भी और CD भी वेरिएबल फील्ड में है। बोलो भैया। चलो, AB का फोर्स और CD का फोर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपको याद होगा, सेम डायरेक्शन में करंट होता है अट्रैक्शन, अपोजिट में हो तो रिपल्शन। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला था μ0/4 पाई 2I1I2/R, याद आया? ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला होता है, पूरे फोर्स का नहीं है। लेंथ अगर वायर की दी हो तो लेंथ का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज F/L, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये लूप किधर खिसक जाएगा? वायर की तरफ खिसक जाएगा। तो ये आंसर हो गया कि लूप जो है वायर की तरफ खिसक जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, अगर सिर्फ एक ऐसा AB वायर रखा होता तो? पक्की बात है ये वेरिएबल फील्ड में है, यहाँ फील्ड ज़्यादा होगी और आगे बढ़ोगे तो फील्ड लगातार कम होती जाएगी। फील्ड ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, धीरे धीरे फोर्स कम होगा तो एक टॉर्क मिलेगा जो कि इस वायर को घुमाने की कोशिश करेगा, टर्न कराने की कोशिश करेगा। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि इस वायर का मूवमेंट कैसा होगा, तो ये पहले टर्न कर जाएगा, ये वायर पहले घूम जाएगा, घूमने की कोशिश करेगा, ऊपर भी चलेगा प्लस रोटेट भी होगा। और एक बार सीधा हो जाने के बाद फिर ये इसमें करंट ऊपर, और ये सीधा हो गया और करंट किधर होगी? नीचे। अरे इसको सीधा करोगे तो करंट किधर आएगी? नीचे। करंट नीचे है तो रिपल्शन का फोर्स लगेगा, तो सीधा हो जाने के बाद फिर ये आगे चलेगा। ठीक है सर,
याद आ गया सर? तो रोटेट करने की कोशिश करेगा जब तक कि स्ट्रेट नहीं हो जाता, और स्ट्रेट हो जाने के बाद फिर ये रिपेल होगा, आगे की तरफ जाएगा। क्लियर है सर? चलो तरह की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। देखिएगा, देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत आसान। पढ़ लीजिए, पॉज करके पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ लिया सर? देखिए साहब, ये कुछ इस तरीके से कहानी है, ऐसा ऐसा बना हुआ है। सेमी सर्कल है, रेडियस ए, सॉरी डायमीटर ए है। ये डायमीटर ए तो रेडियस कितनी? a/2। सबका रेडियस a/2 है। बीच में ये स्क्वायर एरिया भी है, ठीक है। हम जानते हैं मैग्नेटिक मोमेंट NIA होता है, NIA। N तो एक ही लूप है, I करंट, A मतलब एरिया वेक्टर। और आपको याद होगा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे देखी जाती है? हमेशा आउटसाइड द लूप। अगर ऐसे प्लेन है तो प्लेन के बाहर, याद आया? एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के प्लेन के आउटसाइड, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, याद आया? बॉडी से बाहर की तरफ। तो के आएगा, ये अगर XY प्लेन है तो वो Z एक्सिस आएगा के। मेन काम है सर इसका एरिया निकालना। अरे वो तो बहुत आसान है यार, एरिया कैसे निकलेगा? देखो ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर पूरे सर्कल का एरिया होता है, उसका हाफ करना पड़ेगा हमको, तो आएगा हाफ पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर, a/2 का स्क्वायर। और ऐसे कितने सर्किल हैं? 1 2 3 4, तो इंटू 4 4। बोलो भाई, पाई r स्क्वायर इंटू हाफ, ये सेमी सर्कल इंटू 4, प्लस ये बीच में स्क्वायर भी तो बन रहा है, प्लस a स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये आ जाएगा मुझे लग रहा है पाई, और a स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँगा तो 2, ये 4 आएगा ना, 4 से 4 कैंसिल, पाई/2 बचेगा यहाँ पर, प्लस 1। ये एरिया की वैल्यू यहाँ रख दें, तो एरिया की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो आई a स्क्वायर पाई/2 प्लस 1 इंटू के। क्लियर है बच्चों? क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। सर अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए। पढ़िए, पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चन सर। कहानी ये है, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में रेशियो पूछा करें, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मूव कर रहा है तो n बराबर NIA होता है। सिर्फ अगर स्केलर फॉर्म में देखें तो वेक्टर हटा दूँ मैं, n तो 1 एक इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ टर्न या नंबर ऑफ चार्ज मैंने बताया था आपको। I की वैल्यू Q/T या Q इंटू फ्रीक्वेंसी, Q/T इंटू या Q इंटू फ्रीक्वेंसी, तो Q इंटू फ्रीक्वेंसी एरिया पाई r स्क्वायर। हाँ, फ्रीक्वेंसी की जगह ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f होगा, याद है ना? तो f की जगह ओमेगा अपॉन 2 पाई, पाई r स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2, Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2। दिस इज मैग्नेटिक मोमेंट। साहब एंगुलर मोमेंटम याद होगा, आई ओमेगा होता है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, आई हो गया mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, दोनों डिवाइड कर दें, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एंगुलर मोमेंटम, तो Q ओमेगा r स्क्वायर बाई 2 अपॉन mr स्क्वायर ओमेगा। हमें लग रहा है r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, Q/2m आ रहा है, Q/2m। सर यानी कि जो भी रेशियो है वो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और सिर्फ मास पे, Q और M पर।
तो रेशियो डिपेंड्स अपॉन चार्ज एंड मास, Q एंड M। क्लियर है सर? ये आंसर होगा इसका। कोई दिक्कत? समझ में आ गया सबको? चलिए सर जी, इसके बाद एक क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये रहा, ठीक। हिस्टेरेसिस लूप फॉर मैग्नेटिक मटेरियल ए एंड बी। सब कुछ चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। थ्योरेटिकल पॉइंट है, याद कर लो। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो या ट्रांसफार्मर बनाना हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना हो या ट्रांसफार्मर बनाना हो, तो हमेशा ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका हिस्टेरेसिस लूप जो है वो पतला हो, ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो, ताकि हिस्टेरेसिस लॉस कम हो। ट्रांसफार्मर में लॉस कम होने चाहिए। तो ट्रांसफार्मर और या इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए पतले हिस्टेरेसिस लूप वाले कर्व यूज़ करे जाते हैं, और जनरेटर के लिए थिक लॉस होता है उसमें बस। लेकिन एक शर्त होती है, उसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। जनरेटर की रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो मैग्नेट बनता है ना, अल्टरनेटिंग करंट आती है, करंट ज़ीरो हुई तो, लेकिन जो मैग्नेट रहता है वो प्रॉपर, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बची रहती है, ताकि रोटेशन प्रॉपर हो सके। तो नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जनरेटर के लिए हाई रिटेंटिविटी वाले चाहिए होते हैं। इसमें थोड़ा सा कर्व गलत हो गया, इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा दिखाई गई है, ऑपरेटर से मिस्टेक हो गई है, ठीक। और कोर्सिविटी इसकी कम है, ठीक है, और थिकनेस भी ज़्यादा होती है। तो हमेशा याद रखो, अगर ट्रांसफार्मर बनाना है तो ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज़ करते हैं कि जिसकी हिस्टेरेसिस लॉसेस कम हो। क्लियर है सर? समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद रिवीजन में अर्थ मैग्नेटिज्म आएगा, एंगल ऑफ डेप्थ, आइसोगोनिक, आइसोक्लिनिक। सर ये सारे चीज़ें आपने ऑडियो रिवीजन में सिर्फ थ्योरी है, रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ डेप्थ नापा जाता है डेप्थ सर्कल से। आइसोक्लिनिक लाइन मैंने सब बताई है, आइसोक्लिनिक लाइन, ए क्लिनिक लाइन। क्लिनिक को डिप से समझते हैं, तो ए क्लिनिक में यानी कि डिप एंगल 0 हो, आइसोक्लिनिक यानी कि डिप एंगल सेम हो। आइसोगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन, एगोनिक लाइन जहाँ एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 हो, आइसोगोनिक लाइन जहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन सेम हो। एंगल ऑफ डिप के लिए मैंने एक फार्मूला बताया था कि एक प्लेन में नापो तो φ1 आया, दूसरे प्लेन में नापो तो φ2 आया। तो एंगल ऑफ डिप क्या होगा, कॉट स्क्वायर φ इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर φ1 प्लस कॉट स्क्वायर φ2। याद आई आपको चीज़ें? ठीक है, तो आप ऑडियो रिवीजन में आराम से रिवाइज कर सकते हैं, सारे थ्योरेटिकल पॉइंट मैंने बोले हैं। और बिना ऑडियो रिवीजन के प्लीज़ वीडियो रिवीजन मत देखिएगा, ऑडियो इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए।